मैं आपका मेज़बान। आज पहला प्रोग्राम 2020 का। इसकी ख़ास खबरें ये हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिनी बजट पेश किया जिस पे बड़ा शोर शराबा इस हद तक चले गए कि लड़ाई झगड़े तक भी ख़वातीन एक दूसरे के साथ मारने पीटने तक चले गए। इसी शोर शराबे और नए साल की खुशियों में पेट्रोल भी महंगा हो गया। इसके साथ साथ हमारे मुल्क में इस वक्त दुनिया में जो कोरोना वायरस आया है उसने 2 साल से जो है वो दुनिया को अपने काबू में रखा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है। इकानमी को, ट्रेड को, डेवलपमेंट को, सबको उसने परेशान करके रखा हुआ है। इसके साथ साथ अभी एक नया वायरस आया है जिसको कहते हैं फ्लोरोना वायरस। अब उस पर तफसीलन बात करेंगे। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कराची में अब बहुत ज़्यादा ओमिक्रॉन के केसेस आने शुरू हो गए हैं, स्कूल भी खुल गए हैं और इसके साथ साथ अब आगे क्या होगा, किस तरह से ये सारा बिज़नेस चलेगा, मिनी बजट में क्या हुआ और हमारे प्रोग्राम में इस पे हम पहले क्या क्या कुछ डिस्कस करते रहे उस पे भी हम तफसीलन बात करेंगे। कुछ दिन पहले सलीम साफ़ी साहब ने एक आर्टिकल लिखा था कि ये कंपनी नहीं चलेगी। सलीम साफ़ी साहब ने उस पर ये कंपनी नहीं चलेगी, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी का जो मालिक है उसको बुरा भला कहा था। ये नहीं बताया था कि इस कंपनी को फिर कौन ख़रीदेगा और इसको चलाएगा कौन, और आने वाला कोई सीरियस भी है कि इस कंपनी को ख़रीदे और कंपनी को चलाए। एजाज़ सैयद हमारे दोस्त हैं, उन्होंने आज जंग में आर्टिकल लिखा है कंपनी यही चलेगी। तो एजाज़ सैयद साहब से भी बात करेंगे। और अभी इस वक्त हमारे साथ मुस्तनद पैनल है हमारे स्टूडियो में। फजल करीम दादा भाई साहब हैं जो सीनियर एनालिस्ट हैं, इकनॉमिक पे अबूर रखते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ हमारे साथ अरसलान खान हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर सीमी जमाली साहबा हमारे साथ थोड़ी देर बाद टेलीफोन पे मौजूद होंगे। हम ख़ास तौर पे कोविड पे बात करेंगे। सर सबसे पहले मिनी बजट पे आते हैं। ये आप हमारे प्रोग्राम में हम इस पे डिस्कस करते भी रहे, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो हमारे प्रोग्राम में हमने डिस्कस की और वही यहाँ पे भी आई हैं? सर देखें, अक्टूबर से हम ये सारी बातें कर रहे थे, मिनी बजट आ रहा है और उसमें टैक्सेस को बढ़ाने की बातें हो रही हैं और इस पर कई प्रोग्राम भी हुए और वही जो बातें प्रेडिक्ट की थी वही सारी के सारे इस बजट के अंदर नज़र होती हुई हैं, एक्सेप्ट कि वो जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज़ थी या सेमी गवर्नमेंट ओन्ड उनने फाइनेंस को अपने पास नहीं पार्क करवा लिया स्टेट बैंक के पास, बाकी सारी की सारी वही शर्तें नहीं। अब मिनी बजट में 343 बिलियन के इनने जो है टैक्सेस का अपना रेवेन्यू बना है। अब वो टैक्सेस के ज़रिए ये कलेक्ट करेंगे जिसमें ये 150 आइटम पे जीएसटी लगा रहे हैं। अब 150 आइटम पे जब आप जीएसटी लगाएंगे जिन पे पहले जीएसटी नहीं था या कम था या 17% से कम था उसको आप जब 17% पे लेकर जाओगे तो नेचुरली कीमतें और बढ़ेंगी, महंगाई और बढ़ेगी। और ज़्यादा वो फूड आइटम है वो मैं उसकी डिटेल आपको सारी देता हूँ। अच्छा, फिर आपका पेट्रोलियम, आप मुझे बताएं पेट्रोलियम में आपको 30 रुपीज़ पेट्रोलियम सरचार्ज लेवी आपने लगाने टिल जून, तो हर साल की हर महीने की पहली तारीख को 4 रुपये बढ़ जाता है। ठीक सर। अब आप मुझे बताओ जब हर महीने की पहली तारीख को 4 रुपये पेट्रोल बढ़ेगा तो कीमत इन्फ्लेशन और ऊपर जाएगी, कीमतें महंगी होंगी कि नहीं? हर चीज़ पेट्रोल से रिलेटेड है। एक आम आदमी ट्रेवल करता है वो भी पेट्रोलियम में, खाना जो सब्जी चीज़ें ये जो ट्रांसपोर्ट होती हैं इनका भी रेट बढ़ता है। अच्छा, इसके साथ साथ इनने पेट्रोलियम की फार्मास्यूटिकल जो है उसकी जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं उसको भी टैक्स कर दिया 17% पर, और ये साथ कह रहे हैं कि ये हम रिफंड कर देंगे। अगर आप रिफंड कर भी दें तो जो आम आदमी पे तो वो बिल पे आ जाता है, उसको कहाँ बेनिफिट होगा? वो तो बेनिफिट करेंगे उसको, उसका कोई मैकेनिज्म आपने नहीं बताया। घर देने जाएंगे उसको। एग्जैक्टली आप देखें ना पर्ची पे थे वो साहब लिखा होता है ये कॉस्ट इतना जीएसटी, वो तो भर देगा। तो एंड यूजर को क्या बेनिफिट इसका हो रहा है? सर जिस दिन ये मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जिस दिन ये मिनी बजट पेश हो रही थी तो मैं इस्लामाबाद में ही था और फाइनेंस मिनिस्टर के स्पोक पर्सन से मैंने इंटरव्यू किया और इतने हद तक वो आ गए कि वो मुझे उठ के जाने वाले थे। वो कह रहे थे कि आप गलत बोल रहे हैं, सब कुछ जो है वो अमीर आदमी पे है, गरीब आदमी पे 1 रुपये। तो आप एग्री तो बताएं, वो मैंने सुना था इंटरव्यू, वो शायद ग्रास नहीं कर पा रहे थे आपके सवालों को और जो सीरियसनेस थी इस वक्त उस मौजू की। आप देखें ना जीएसटी आपने 343 बिलियन का लगाया, ये सेल्स टैक्स 17% आपने 150 आइटम पे, कीमत नहीं बढ़ेगी क्या? वो 2 बिलियन बढ़ेगी। ये जो तेल की आपने कीमतें बढ़ा दी हैं, पेट्रोल डीजल क्या इनसे नहीं बढ़ेगी? फार्मास्यूटिकल अब महंगी नहीं होगी
ये मतलब सारी, अच्छा फिर आप देखें रिन्यूएबल एनर्जी, हम आपके शो में कितनी दफ़ा बोलते रहे कि हम इस वक्त जो अब हमारा एनर्जी मिक्स है हमें उसको रीडिफाइन करने की जगह हम महंगी एनर्जी बना रहे हैं। तो एनर्जी मिक्स पे इनने प्लांट एंड मशीनरी पे भी जीएसटी लगा दिया। फिर डिवैल्यूएशन ऑफ मनी का फैक्टर आप नहीं ले रहे कि जो 180 पे चला गया 152 से, तो उससे महंगाई के खाली 2 बिलियन रहेगी। एक मतलब वन शुड कॉल स्पेड स्पेड ना, मतलब ऐसे तो नहीं कहना चाहिए कि ये महंगाई 2 बिलियन। आपको मैं गुजारिश करूं कि वज़ीर आज़म साहब ने आज खुसूसन अपनी टीम को बुलाया है और उन्होंने कहा है कि हमारी इकानमी स्ट्रेंथन है, बहुत मजबूत है, और आप लोग जो फ्रंट पेज के मैनेजर हैं जाएं, जाके आवाम को बताएं ये अपोजिशन वाले गुमराह कर रहे हैं। नहीं, क्या बताएंगे आप मुझे बताओ। आप फूड बास्केट होते थे, आप एक्सपोर्ट करते थे, अब आप नेट इंपोर्ट कर रहे हो और वो भी 180 रुपये पे। आप कहाँ से सस्ती चीज़ दोगे? पेट्रोल बढ़ रहा है, महंगाई पेट्रोल से हर शय की बढ़ती है, वो बढ़ रही है। 343 बिलियन आपने जीएसटी लगाया है 150 आइटम्स पे, जिन पे नहीं था उन पे लगाया, और जो कम था उसको रेस किया है। कहाँ से बढ़ेगी मशीन रिन्यूएबल एनर्जी? अच्छा यहाँ तक देखें, जो बफलोज हैं पहले हमारी जो है वो रावी की गायें होती थी, अब हमारा मिल्क का पैटर्न भी इम्पोर्टेड गायों पे था, उन पे भी लगा दिया इनने टैक्स, उनकी फीड पे लगा दिया टैक्स, सनफ्लावर, कॉटन, कनोला सीड, इस पर टैक्स लगा दिया। तो क्या इनसे महंगाई बढ़ेगी नहीं? और ये 2 बिलियन पे रहेगी महंगाई। आई मीन दिस इज अ जोक। आई थिंक इसको मतलब एटलीस्ट बोलना चाहिए, सच बोलें। ये न्यू ईयर का मजाक हुआ है, मतलब सच बोलें कि महंगाई बढ़ रही है। और देखें, इनको ये भी बोलना चाहिए, अगर इनको बोलना है तो ये बोलें कि 22वीं दफा प्रोग्राम में ये गए, इनकी हुकूमत तो पहली दफा आई है, तो चले फिर भी कोई बात समझ में आती है। सर अगर आप मुझे अरसलान साहब इजाज़त दें तो एजाज सैयद साहब लाइन पे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। एजाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर तो साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। सर कंपनी यही चलेगी? और मुझे तो यही नजर आ रहा है कि फिलहाल कंपनी यही चलेगी। कुछ दिन पहले सलीम साफ़ी साहब ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने फरमाया था कि कंपनी ये नहीं चलेगी, और उन्होंने उस कंपनी के मालिक की सिर्फ बुराइयां की थी कि मालिक में ये फॉल्ट है, मालिक झूठा है, मालिक फ्रेबी है, मालिक लोगों को गुमराह करता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि इस कंपनी को फिर कौन चलाएगा। तो आपने आखिर में आके उसको ये भी बताया है कि इनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। तो ये अपोजिशन की वीकनेस नहीं है सर? मैं आपको बताऊं, कोई शक नहीं कि हुकूमत नालायक है, नाअहल है, लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इस हुकूमत से ज्यादा नालायक और नाअहल मौजूदा अपोजिशन है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से ये कंपनी चल रही है, वरना ये कंपनी ना चलती। अब आप आगे तो क्या देख रहे हैं कि जो बाकी कितने 18 महीने बच गए, तो इसमें ये कंपनी कुछ कर सकेगी आवाम के लिए? सर देखिए, वो कुछ कर सके या ना करें ये बात अहम नहीं है, ठीक है। असल बात तो ये है कि इन लोगों ने अपना इक़्तिदार उन्होंने पूरा किया है और करने का इरादा रखते हैं और कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, ठीक है। तो बात यह है कि आगे जो भी हो वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो यही है। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि कोई कबल वक्त इंतखाबात होने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ को फौरी वापस आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पीडीएम में इतनी पावर है कि वो मौजूदा गवर्नमेंट को गिरा देगी। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें जो है ये कंट्रीब्यूट करती है इस फैक्ट को कि ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी। और अच्छी बात है, 5 साल पूरे करने चाहिए इनको भी, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ज़ाहिर लोग महंगाई से तंग हैं, लोग गवर्नेंस के इश्यूज की वजह से तंग हैं, तो वो मसाइल हल होने चाहिए। वो अगर प्रोएक्टिव अपोजिशन होती तो शायद गवर्नमेंट उस हवाले से भी कोई किरदार अदा करती, कोई उनकी अपोजिशन की सुनी जाती, कोई अपोजिशन की बातें मानी जाती, कोई रिकमेंडेशन मानी जाती। मसला यह है कि अपोजिशन ही लेटी हुई है और अपोजिशन हमारे खुफिया इदारों की उंगलियों पे नाचती है, एस्टैब्लिशमेंट की उंगलियों पे नाचती है। हुकूमत भी जा रहा है, कोई चला रहे हैं। आप दो बातें कर रहे हैं सर। आपने जो अपने आर्टिकल में लिखा है, आपने आर्टिकल में लिखा है कि जो डीजी नेब लाहौर को चेंज इसलिए किया गया है क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट का है, और जो अभी नया आने वाला है वो पीएसओ टू प्राइम मिनिस्टर ने रखा है, तो प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट उसको रूल करना चाह रहा है। क्या मैं सही समझाऊं? आप बिल्कुल सही समझे, बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ाहिर है
इमरान खान का और जो तहरीक इंसाफ हुकूमत है उनका एक बयानिया है, और वो करप्शन बयानिया है। वो ये समझते हैं कि तमाम मसाइल की वजह करप्शन है। वो उनके बयानिए को चैलेंज किया जा सकता है, वो दुरुस्त है या गलत है, लेकिन जो मौजूदा जो तैनाती है ये तकर्री है नैब के अंदर, इस पर तो कोई डाउट नहीं है। जमील अहमद साहब को गवर्नमेंट ने तैनात किया और गवर्नमेंट की ईमा पे ही नैब में लाहौर तैनात किए गए हैं। वो ये जो एक पेज की बात हो रही थी, एजाज साहब आप बहुत क्लोजली वॉच कर रहे होते हैं, तमाम इदारों को भी देख रहे होते हैं। आपने अपने आर्टिकल में भी लिखा है कि अपोजिशन वाले शाम को जाके कहाँ बैठते हैं, तो वो जहाँ पे वो जाके बैठते हैं वो अभी तक एक ही पेज पे हैं या उस पेज में भी कुछ डेंट पेंट आए हैं? सर देखिए, बात ये है कि कुछ अरसा मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हैं तो उनमें चपगलिशें पैदा हो जाती हैं, नाराजगी हो जाती है, लेकिन अक्सर तो आमतौर पे उनकी तलाक नहीं होती। ठीक है, नाराजगी हो जाती है, कोई गिले शिकवे हो जाते हैं, लेकिन अभी ना तो तलाक हुई है और ना ही कोई रूठ के मेके गया है। तो दोनों बातें अभी नहीं हुई है, तो अभी फिलहाल दोनों एक पेज पे। कोई और रिश्ता अच्छा नज़र नहीं आ रहा है जो जाके कभी कभी इस्लामाबाद चला जाता है, वो रिश्ता वो जाके मिलता है? देखें, ये जो है ना, मैं बड़ी एक अजीब बात करने लगा हूं। हमारे ये एक्स्ट्रा मैरिट रिलेशनशिप भी कायम है, ठीक है ना। अच्छा। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी कायम है एट द सेम टाइम, ठीक है। और मियाँ को पता है कि जो मेरी बीवी है वो कहाँ कहाँ पर, और बीवी को पता है कि मेरा मियाँ वाला वो कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये कोई इस तरह का रिलेशन है। अच्छा, क्या देखते हैं अगला सेटअप में, क्या देखते हैं? बाकी टाइम तो बहुत ही कम रह गया है, तो क्या अगले सेटअप में भी यही कंपनी चलेगी? सर नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अगले सेटअप में ये कंपनी चलेगी। फिलहाल तो अभी 18 माह रह गए हैं, प्रिसाइसली 17 माह और 13 दिन रह गए हैं। तो फिलहाल तो यही चलेगा सिस्टम। अगर कोई इमरान खान साहब ने खुद कोई ऐसा इकदाम न कर दिया जिसकी वजह से कोई मामला पलटे या पलटने की तरफ रुख करे, फिलहाल तो यही चलेगा। आज खान साहब ने अपने फ्रंट पेज के जो मैनेजर से उनको बुला के बताया है कि भाई इकानमी बहुत अच्छी है, स्ट्रेंथन हो रही है, आप लोग जाके आवाम को बताते नहीं हैं और जो अपोजिशन है वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो डू यू एग्री? देखिए, जो कंफ्यूजन है, या खान साहब कहते हैं कि इकानमी अच्छी है, ये तो बाहर जरा खान साहब आम आदमी के पास चले जाए और आम बाजार में जाके जरा पूछे ना एक आदमी से कि जिसकी कुव्वत खरीद मर गई है, जो महंगाई की वजह से पिस गया, उससे पूछे, वो फैसला करेगा। ये इस बात का फैसला खान साहब ने नहीं करना। खान साहब ने सिर्फ बयान देने हैं, फैसला अवाम ने करना है जो इस इकोनॉमी को या इस महंगाई को भुगत रहे हैं। तो वो फैसला तो खान साहब ने नहीं करना, वो तो बयान देने हैं। और उन्होंने अपने तर्जमानों को भी आके यही कहा कि बयान दे। तो बयानों से लोगों के जो कुव्वत खरीद तो पैदा नहीं होती, या बयानों से लोगों की घर की जो मईशत है वो नहीं चलती। तो सर, ये दोनों बातें अलग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। क्या देखते हैं क्या मौलाना साहब की एंट्री पेशावर के अंदर जो पीटीआई का गढ़ था? मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है, देखिए पड़ोस में एक अफगानिस्तान आ गया है, एक वो इफेक्ट है। दूसरी बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान को नून लीग ने भी बड़ा सपोर्ट किया है, इनके बाद जगहों पे कैंडिडेट आपस में बैठे हैं। और तीसरी बात यह है कि ये भी याद रखें कि अगर आप अदाद शुमार निकालें तो वोट ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़े हैं, सीटें ज्यादा JUIF को मिली है। तो ये बताकर, ये अदाद शुमार बताकर वज़ीर आज़म को बताया गया है, कन्विंस किया, किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है कि जो गवर्नमेंट की जो नाकामी है KPK में, उनकी इंटरनल इनफाइट्स बहुत ज्यादा थी। तो दैट वाज अ बिग रीजन। एजाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने में टाइम दिया। असलान साहब आपके पास आएंगे। क्या देखते हैं सर कि जो साल गुजर गया ख़ास तौर पे, और साल जो नया आया है, आप समझते हैं कि ये जो हुकूमत है अभी स्टेबल हो गई है और आवाम के लिए इस नए साल में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे बड़े अच्छे से याद है जब 2020 जा रहा था तो
आप दोनों मेरी बात से एग्री करेंगे, तो लोगों के दिल में एक उम्मीद की लहर थी कि जो आने वाला साल है 2021 ये खुश आइंद होगा। बिल्कुल ठीक। लोगों की कोरोना से जान छूट जाएगी, जान नहीं छूटेगी तो कम से कम उसका जो इन्फ्लुएंस था वो थोड़ा कम होगा। फिर लोग जो है वो वैक्सीन का इंतज़ार था 2021 में, बात 2020 में तय हो गई थी कि वैक्सीन तो आएगी, फिर लोग इंतज़ार करते रहे उसका। बिल्कुल। फरवरी में पहली कंसाइनमेंट आई तो लोगों को थोड़ी सी उम्मीद है कि हाँ कुछ काम आगे बढ़ेगा, कुछ चीज़ें आगे जाएंगी। और फिर 2021 में भी उसके जो है वो केसेस आते रहे, लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, मुल्क शहर जाता रहा। अब बात है 2022, लोगों की अलग अलग प्रेडिक्शन है। किसी ने कह दिया है कि मियाँ साहब जो है वो 2022 में आ जाएंगे, वापस आ रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि जरदारी साहब जो है वो बहू ले आएंगे, कोई ये कह रहा है। तो सबकी अलग अलग बातें, और हम तो फैक्ट्स पे बात करेंगे, ग्राउंड रियलिटी पे बात करेंगे। इल्म नुजूम ना हम जानते हैं ना हमें उसके बारे में कुछ पता है। ये बात हकीकत है कि 2021 में कुछ फैसले ऐसे हुए, कुछ वाक़यात ऐसे हुए जिनका असर जो है वो, जिसका जो है कह लें कि क्रेडिट जो है, बुरा क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को जाएगा, पीटीआई को जाएगा। जी बिल्कुल। जिसमें खुदकुशियाँ हैं, जिसमें अच्छा, और अभी मैं सर की बात से एक इत्तेफाक करूँगा कि टैक्सेस बढ़ गए, महंगाई हो गई है, लेकिन हमारा मसला, मतलब महंगाई भी है लेकिन हमारा मसला जो था ना वो अनएम्प्लॉयमेंट भी थी, बेरोज़गारी हमारा सबसे बड़ा मसला था। सर एक बात बताएं कि हम चीज़ लेने के लिए जाएंगे, महंगाई किसके लिए? जिसकी जेब में पैसे हैं। हाँ सही बात। और जिसकी जेब में पैसे ही नहीं है उसके लिए क्या पेट्रोल महंगा, क्या मोबाइल महंगा, क्या बिजली के बिल, और क्या जो है वो गैस के बिल। उसके लिए तो पहले ये है कि वो अपने घर बच्चों का जो है वो खाना पूरा कर ले, इनकम बड़ी हो जाए। और मैं सही बता रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ा जो तबका जो कि मुतासिर हुआ है ना वो साफ़ी है। सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले कई बच्चे, कई कोऑर्डिनेटर्स, निजी चैनल से ताल्लुक़ रखने वाले जो है खुदकुशियाँ करी हैं। और ये कई तो केसेस आपके सामने आ गए, कई केसेस, बहुत सारे केसेस सामने आए भी नहीं। सही बात है। तो ये गवर्नमेंट का मैं कह लूँगा एक नया 2022 में कोई खुशखबरी देख रहे हैं आपके, कुछ अच्छाई की उम्मीद रख रहे हैं सर? सर देखें, अगर गवर्नमेंट को देखा जाए, फेडरल गवर्नमेंट को देखा जाए, तो वो तो ऐसा लग रहा है कि आपको पेट्रोल भी कम हो जाएगा और गैस भी कम हो जाएगी, और जो है वो स्टेशनरी और ग्रॉसरीज में आएगी। लेकिन जो गवर्नर पंजाब का जो वो बयान, उसको ज़रा आप हाईलाइट करें थोड़ा सा, उसमें देखें ज़रा उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने बोला हमने आईएमएफ ने हमसे शर्तें लगवा ली थी कि महंगाई तो ऐसी ऐसी होनी है, जब उन्होंने हमें कर्जा दिया था जो कि हमें वापस करना है। तो ये ऑन रिकॉर्ड बात है। तो मुझे नहीं लगता, और महंगाई कम होना, थे साहब, महंगाई कम होना एक अलग बात है। मैं कह रहा हूँ अगर रुक भी जाए ना यहाँ पर तब भी बहुत अच्छी, तो बहुत अच्छी। दादा भाई साहब, आप स्टेट बैंक के लिए भी हम काफ़ी इस पे हम डिस्कशन करते रहे। अब जो बिल पेश हुआ, आप उस वहाँ पे एक बात ये भी हुई कि आप स्टेट बैंक को, आईएमएफ को बेच रहे हैं, और बेच भी कितने में रहे हैं? $6 बिलियन में रहे हैं, जो नथिंग है, वो भी आपको 2-2 साल में मिलेंगे। तो डू यू एग्री कि हमने स्टेट बैंक को वाकई बेच दिया? देखिए, आपने पहले भी, हमने आपके ये डिबेट बड़ी की स्टेट बैंक के ऊपर। जो स्टेट बैंक में हमने पहले बातें की थी वही सारी इस बिल में टेबल हो गई। माँ सिवाय एक चीज़ को हटाया गया कि पहले जो भी ऑफिसर बैठा हुआ डिसीजन लेगा स्टेट बैंक का, उसको इस्तिस्ना हासिल होगी उस डिसीजन पे, खाली वो चीज़ हटी है। बाकी स्टेट बैंक में आपका मॉनेटरी फिस्कल बोर्ड जो है वो डिसॉल्व हो गया। तो फैक्चुअली फाइनेंस मिनिस्ट्री का कंट्रोल ओवर द स्टेट बैंक अब मिनिमम हो चुका है, जो पहले होता था। और आपको ये भी बताऊं कि 96% शेयर होल्डिंग जो है स्टेट बैंक की, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। और उसके बाद भी लम्हा फिक्रिया ये है कि उसका कंट्रोल ही ख़त्म हो गया। अब वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को नहीं रिपोर्ट करेगा, माँ सिवाय सिर्फ पार्लियामेंट में आएगा। ये खुला तजाद नहीं है कि जिसका 96% जिसके शेयर हैं, आप उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं? तो आपने एग्री किया उनकी बात। आज शौकत तरीन साहब का आप बयान देखें, आज ही के अखबार में आया कि हाँ, हम पे आईएमएफ का बहुत ज़्यादा प्रेशर था ड्यू टू द रीजनल सर्कमस्टांसेस एंड द रोल प्लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपने तो ये सारी चीज़ें उनको करके दे दी हैं। अब वो शौकत तरीन साहब कहते हैं कि
हम इलेक्ट करेंगे बोर्ड को। अब देखिए इनकी दो बात तजाद आया दो बातों में। मैं इनकी पोस्ट ये सुन रहा था बजट जब उन्होंने कहा कि हमारा बोर्ड होगा। अगर हम देखेंगे कभी कोई ऑटोनॉमी बढ़ रही है तो हम सिंपल मेजॉरिटी से उसको क्लब कर सकते हैं। तो दैट मीन्स यू हैव कंसीडर्ड कि आपके हाथ से बात निकल चुकी है और अब वो इन प्रैक्टिस आएगी। तो इन प्रैक्टिस आने के लिए ही तो लिया गया वो क्लॉज आपसे। तो मैं समझता हूँ ये स्टेट बैंक की जो है खुद मुख्तारी होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, बट नॉट टू द लेवल कि आपका दुनिया की जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो कैसे परफॉर्म करती हैं सर? इंडिविजुअली करती हैं, ऑटोनॉमी होती है कुछ हद तक। देखिए मॉनेटरी और फिस्कल बैलेंस को बड़ा मेंटेन करना पड़ता है, तो कुछ हद तक मॉनेटरी आप इजाज़त देते हैं, फिस्कली फिर गवर्नमेंट उसको देख रही होती है। बट ऐसा तो नहीं होता कि मॉनेटरी और फिस्कल बोर्ड से ही आप हट जाएं। अब मतलब स्टेट बैंक का गवर्नर जो चाहे वो कर ले, जैसा चाहे कर ले, और फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी अब रिपोर्ट नहीं होगी। ये कितना नुकसानदेह है कि अगर आप एक बात कहते हैं कि जी हम गवर्नमेंट जो है वो बोरो नहीं करेगी स्टेट बैंक से, तो वो प्राइवेट बैंक से कर रही होती है। मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखिए स्टेट बैंक क्यों होता है, आपके मुल्क का स्टेट बैंक है ना। कोई आफात आ जाए, कोई ज़रूरत आ जाए, कोई गवर्नमेंट पे प्रॉब्लम आ जाए लोकली या डोमेस्टिकली, कोई वीज़ा वी सिचुएशन के हिसाब से आप किसके पास जाएंगे? आप अपने स्टेट बैंक के पास जाएंगे। स्टेट बैंक ने ये भी कंडीशन हमने डाली थी, इनने भेजी थी कि जीडीपी का 2% बोरो करने दें। आईएमएफ प्रोग्राम में वो भी उड़ा दिया। तो अब आप कमर्शियल बैंकों से लेंगे तो वो तो आपको कमर्शियल रेट देंगे, तो कर्जा महंगा हुआ तो हुकूमत का और कर्जा हुकूमत पे बढ़ा, बोझ और आया। तो कहने की बात ये कि जब आप अपने स्टेट बैंक को अपने यूज के लिए नहीं ले सकते, अगर आप पे कोई भी मजबूरी आए, तो साहब वो स्टेट बैंक फिर किसका हुआ? लम्हा फिक्रिया सवाल तो ये है ना। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। आज की डान की जो हेडलाइन है वो ये है कि स्कूल्स इन सिंध री ओपन टुडे आफ्टर विंटर ब्रेक। इसके साथ साथ ही बदकिस्मती ये है कि कोरोना वायरस के मुख्तलिफ वेरिएंट आने शुरू हो गए हैं। अब हम इस पर तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ मुस्तनद अथॉरिटी इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा, जिनकी जिना हॉस्पिटल में बेमिसाल खिदमात हैं जो हम भूल नहीं सकेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम थेबो साहब। जी वाल साहब। मैडम ये फरमाएं, ये जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं ये सबसे पहले हमारे स्कूल को कितना इफेक्ट करेंगे? देखिए जी, अब कोविड के माइल्डर वेरिएंट्स आ रहे हैं। ओमिक्रॉन जो है इसमें से एक और वेरिएंट है, और ये वेरिएंट्स आते रहेंगे कोविड के, तो इसमें हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात समझने की है कि ये ओमिक्रॉन जो है काफी तेजी से फैल रहा है। अभी तक कोई मुस्तनद रिसर्च वगैरह इसके ऊपर नहीं आई, लेकिन जो भी कुछ देखा जा रहा है वो ये इस वक्त ये समझा जा रहा है कि ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है और ये हर एक लोगों में हो रहा है। आमतौर पे इसके सिम्टम्स फ्लू की तरह होते हैं, इसलिए मेरा ये गुजारिश होगी हर एक से कि जिनको फ्लू लाइक सिम्टम्स हो रहे हो वो अपना कोविड का टेस्ट जरूर करवाएं। दूसरी बात ये, आपने स्कूल्स की जो जिक्र किया, बहुत अच्छी बात की कि स्कूल्स का जिक्र आया। इसमें मेरा ख्याल से बच्चे जो हैं काफी इफेक्ट हो रहे हैं इससे, कोविड से, और अब हमें चाहिए कि इस वक्त बच्चों का प्रिवेंट करें। मेरा ख्याल में अगर कोई मजायका नहीं, अगर स्कूल फिलहाल बंद ही रहते तो अच्छा था, इसलिए कि बच्चे जो हैं इनको इतनी समझ बूझ नहीं है कि वो मास्क पहने, ना वो एक दूसरे से डिस्टेंट हैं, और ना ये ई लर्निंग करें। इस वक्त कंप्यूटर्स पे पढ़ें लिखाएं उनको, लेकिन इस वक्त स्कूल्स में जाना मुनासिब नहीं है। और एक और बात जो मुझे समझ में आती है और हर एक इसका जिक्र करा है कि जितना भी कोविड फैल रहा है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ क्राउड कलेक्शन बहुत हो रही है। ये शादी ब्याह का सीजन है, इसमें लोग ढेर लोगों को दावतें दे रहे हैं, और जब इतने लोग कलेक्ट होंगे इंडोर्स में तो डेफिनेटली कोविड फैलेगा। तो ये हमें प्रिकॉशंस जो है वो एहतियाती तदाबीर को छोड़ना नहीं चाहिए। मास्क पहनने की जरूरत है और वैक्सीनेट करवाएं लोग अपने आप को। जिन लोगों को 6 महीने से ज्यादा सेकेंड डोज को हो चुकी है वैक्सीन की, उनको जरूर चाहिए कि एक और शॉट वैक्सीन का लगाएं, चाहे कोई भी वैक्सीन लगा लें। मेरा ख्याल में बेहतर यही है कि आप दूसरी तरह की वैक्सीन लगाएं। जैसे अगर आपने पहले साइनोफार्म या साइनोवैक लगाई है तो दूसरी तरह की वैक्सीन, RNA वैक्सीन लगा लें। लेकिन
डोज आपको अब लगाना बहुत जरूरी हो गया है, बिल्कुल क्योंकि ठीक। आपकी इम्यूनिटी टाइम टू टाइम कम होती चली जाती है। राइट मैम। मैडम ये हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन नए नए वेरिएंट, ये क्या चीज़ है? अब ये हमने देखा आज इसराइल में फ्लोरिना क्रिएट हुआ है, तो ये फ्लोरिना, कहाँ जी, से जी। हो रहा है? और इसकी क्रिएशन गंदगी से हो रही है, जरासीम से हो रही है, लोगों से हो रही है, ये किस तरह से क्रिएट होता है? अच्छा, ये वेरिएंट्स जो है ना, ये वायरसेस जो हैं, ये रेप्लिकेट करते रहते हैं गाहे बगाहे। आपने देखा होगा फ्लू कैसे होता है, फ्लू में भी तरह तरह के जरसू में मौजूद होते हैं, और ये हर दफा म्यूटेशन होती है इनकी, इन वायरसेस की म्यूटेशन होती है। तो ये म्यूटेशन जो है कोविड की, ये ओमिक्रॉन के नाम से अब एक और म्यूटेंट हुआ है। इससे पहले डेल्टा था, उससे पहले अल्फा, बीटा, फिर डेल्टा, फिर अब एक और कोई आ रहा है जो सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने डायग्नोज किया था, मैं नाम भूल रही हूँ इस वक्त उसका। तो फ्लूरोना जो है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लू एंड कोविड। कोरोना और फ्लू का कॉम्बिनेशन जो है, इसका नाम इन्होंने फ्लूरोना रख दिया है। इसका एक केस डिटेक्ट हुआ है इजराइल में, और इसमें ये एक प्रेग्नेंट खातून थी जो वैक्सीनेटेड नहीं थी, और उसको फ्लू लाइक सिम्टम्स हुए थे, और उसके बाद जब उनका टेस्ट किया गया तो उनको कोविड पॉजिटिव आया, एंड देन शी प्रोबेबली डाइड आफ्टर शी हैड अ बेबी, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई क्योंकि उनको सीवियर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो गए थे। तो ये वैक्सीन ना लगाना जो है, ये बहुत खतरनाक है। अगर वैक्सीन लगाएंगे तो हम इससे बच सकते हैं, और कम से कम इंटेंसिटी जो मर्ज की है वो बहुत कम हो जाती है। माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज हो सकता है, इसके अलावा इससे ज्यादा नहीं होगा। तो फ्लूरोना जो है, इट्स अ कॉम्बिनेशन, फ्लू की तरह के सिम्टम्स होते हैं। आप देखें ओमिक्रॉन में क्या होता है, ओमिक्रॉन में जो पहले खास सिम्टम्स होते थे कोविड के, जायका चला जाता था, भूख नहीं लग रही थी, वॉमिटिंग हो रही होती थी, वो सिम्टम्स कम हो जाते हैं, और अब फ्लू लाइक स्निफिंग, स्नीजिंग, गला खराब होना, सर में दर्द, हल्का बुखार होना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं इस वक्त कोविड में आ रहे हैं। तो सिम्टम्स बिल्कुल माइल्ड हैं, लेकिन ऑब्वियसली अब हमें उसी तरह सिम्टम्स के खत्म होने के बाद 10 दिन के लिए कम से कम जो है क्वारंटीन करना पड़ेगा लोगों को। मैडम इसका जो जब पहले आया तो इसका फियर फैक्टर बहुत ज़्यादा था, उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं हो रही थी, लोग फियर में मुब्तला हो जाते थे। तो अब जो इसकी इंटेंसिटी है, जैसे आपने खुद फरमाया कि ये एक फ्लू का एक हाई लेवल का एक समझे एक डिजीज़ है, तो उसका जो फियर फैक्टर है, जो लोगों में एक अवेयरनेस है कि इसके साथ डरें नहीं, इसके साथ मतलब सस्टेन करें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके, तो ये ज़्यादा डेंजरस नहीं, आप ये कहना चाह रही हैं? मेरे ख्याल में इसकी इन्फेक्टिविटी तो तेज होती है, लेकिन इसका इन्फेक्शियस होना और जो बीमारी की वो बीमारी है वो कम होती, मॉडरेट टू सीवियर नहीं होती, बल्कि माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज होती है। तो बिल्कुल डिजीज का पैटर्न जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है, और डेफिनेटली अगर आप वैक्सीनेट कराएंगे अपने आप को, आप जो है मास्क लगाएंगे, क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं, तो डेफिनेटली ये कम होगा। और देखें, अगर घर में एक को हो जाता है, तो आजकल जो हो रहा है कि आपने अभी देखा होगा कि खबरों में आ रहा है बार बार कि एक घर में एक को हुआ तो 10 लोग एक ही घर के जो है इन्फेक्ट हो गए। तो जितने लोग रहते हैं आई थिंक तो सारे इन्फेक्ट हो जाएंगे, तो बेहतर या, और देखिए इवेंचुअली वायरस ने डाई डाउन तो होना है, किसी वक्त तो डाई डाउन होगा, और ये फिर एक तरह से एपिडेमिक जो इस वक्त पैंडेमिक जो है वो नहीं रहेगा, बल्कि इट विल बिकम एन एंडेमिक। लेकिन उसको करने के लिए और एक किस्म की हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी लोगों में, ताकि फिर लोग खुद ही उनको ये इवेंचुअली फ्लू का एक शॉट जिस तरह लगता है हर साल, मेरे ख्याल से हम सब लोगों को वो लगवाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर ये कंटेंट रहेगा। मैडम ये वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड जो लोग हैं, उनकी इंटेंसिटी कितनी हाई होगी जो वैक्सीनेट नहीं करा रहे हैं अपने आप को? देखिए, हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में, हमारी हर जगह फ्री वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो जब अवेलेबल है तो क्यों नहीं उसका फायदा उठाते? लोगों को चाहिए कि उसका, लोगों में खौफ ना पैदा करें वैक्सीन का। अभी भी मैं लोगों को देखती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड ही नहीं है। जो आजकल अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं बहुत कम है गो के उनके नंबर्स, लेकिन वो सब वैक्सीनेटेड नहीं है। तो वैक्सीनेटेड, और ये वैक्सीनेशन के बावजूद भी हो रहा है, लेकिन आप देखिए कि कितना माइल्ड हो रहा है, लोगों को बिल्कुल फ्लू की तरह पास आउट हो जाता है और माइल्ड सा होता है। लेकिन अगर आप वैक्सीनेट ही नहीं होंगे तो फिर इसकी इंटेंसिटी बिल्कुल
बिल्कुल हाई होगी जैसे दूसरे वायरसेस की हुई। डेल्टा बहुत सिवियर किस्म का वेरिएंट था, ओमिक्रॉन माइल्डर वेरिएंट है, लेकिन ये कि फैलता तो उसी रफ्तार से। Right. तो आप वैक्सीनेशन तो जरूर करानी है, मास्क का इस्तेमाल बाहर जरूर करना है, और अगर 6 महीने गुजर गए हों सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन लगाए तो फिर आप थर्ड शॉट जरूर लगवाइए। और इस वक्त इजराइल में ये इस वक्त लोगों को कहा जा रहा है कि जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, जिनको दिल का आर्जा है या जिनको कोई ट्रांसप्लांट की हिस्ट्री है या कैंसर के पेशेंट्स हैं, वो सब चौथा डोज भी लगवाएं। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि हमारे यहाँ बंगाली बाबा की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके प्रोफेसर जो व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, वो फिर इसके खतरात इतने बता रहे होते हैं कि अगर आप वैक्सीनेशन कराएंगे तो आपको ये हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा। तो क्या आप समझते हैं ऐसी कोई बात वैक्सीनेशन कराने से कोई नुकसान है? बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। इतना अभाम पैदा करने की जरूरत नहीं है। लोगों को चाहिए कि जिस काम का उनका पर्पस, जो डॉक्टर्स नहीं है, नॉन डॉक्टर्स, वो उनके मुतालिक ना बात करें, ये बेहतर है। और आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी जल्दी लोग चीजें फैला देते हैं कि बल्ब जला रहे हैं, कि बल्ब जल जाएगा अगर वैक्सीन लगेगी, या लोग इम्पोटेंट हो जाएंगे, या फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, बच्चे नहीं पैदा कर सकेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे ख्याल से ये अभाम अब दिल से निकाल देना चाहिए। और अब 2 साल हो गए इस मूजी मर्ज को आए हुए, कभी तो हमें इसको खत्म करना ही है, कोशिश तो कर रहे हैं। तो इसलिए बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वी हैव द वैक्सीन, वी शुड वैक्सीनेट, वी शुड यूज द मास्क, एंड बस फिर उसके बाद आराम से बैठें ताकि ये मर्ज जो है दफा दूर हो, परमानेंटली यहाँ से चला जाए। डॉक्टर सिमी जवाली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अरसलान साहब, ये जो हमारे पास प्रोफेसर बैठे होते हैं और ये जो बता रहे होते हैं कि जनाब बल्ब भी जला, मैंने तो बहुत कोशिश की, लाइट चली गई थी तो बल्ब जले, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा, ये जो ख़ास तौर पे व्हाट्सएप पे बैठ के ऐसी अफवाह फैला रहे होते हैं? देखिए, रूमर से बचें, ये और रियलिटी देखें, हॉस्पिटल फैक्ट्स एंड फिगर देखें, हॉस्पिटल्स में देखें। जो ये सर्वे हो रहा है, बिल्कुल भी इसको जो है ना नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और जिन्होंने देखा, जो हम जैसे लोग भी, मुझे अच्छे से याद है जब कोविड आया था तो हमारे जो नेबर थे ना, वो ज़रा एक्टिव हो गए थे कि चाइना में आ गया है तो ना ज़रा राशन कर लो, तो हम हंस रहे थे उन पर। फिर एक फैमिली ने एक पिक्चर लगाई मास्क के साथ, तो हमें और हंसी आई, क्योंकि जब तक बीतती नहीं है, जब तक पता चलता नहीं है। और 2020 2021 सब ने देखा है, फील किया है। मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा ऐसा होगा। सर, आप भी गुजरे होंगे। क्या कहते हैं आप, ये जो कोरोना के लिए जो प्रिकॉशंस पाकिस्तान ने तो अच्छे लिए और पाकिस्तान में इतने डैमेजेस भी नहीं हुए, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है या हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी अच्छी थी? देखिए, दोनों अल्लाह ताला की मेहरबानी। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने भी इसमें इफेक्टिव काम किया, इसमें दो राय नहीं। मैं डॉक्टर साहबा की बात से एक बात आगे ऐड करता चलूँगा। डॉक्टर साहबा ने बहुत अच्छी बात कही कि अभी ये नया वेरिएंट है, इस पर इतनी रिसर्च नहीं हुई हुई है, बट नज़र ये आता है कि इसकी इम्पैक्ट कम आ रही है और स्प्रेड तेज़ है। मैं इसमें ये बात ऐड करूँगा कि हमारे वहाँ पे अगर आप देखें ना, इसका वेस्ट की ये मिसाल ली जाती है कि वेस्ट से ये शुरू हुआ था ओमिक्रॉन, उधर 90% ऑफ द पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है। तो उसकी बेसिस पे ये बात यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है कि यार इसका इन्फेक्शियस रेट तेज़ है बट इसका इम्पैक्ट कम है डेल्टा वेरिएंट से। बट हमारे शहर में ख़ासतौर पर कराची पे 39% खाली वैक्सीनेटेड लोग हैं। तो जो रिमेनिंग रहते हैं 61%, अगर ये इतना तेज फैल रहा उनको लगेगा तो क्या उसकी सिवियरिटी जो नई अनवैक्सीनेटेड है, जिसका डॉक्टर साहब भी मेंशन कर रही थी, तो इसका इम्पैक्ट खासा हो सकता है। हमारे यहाँ आपने देखा, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेट इतनी है सर कि लोगों ने फेक अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाए, वैक्सीन नहीं करा रहे। उनके लिए क्या मैसेज देंगे? उनके लिए यही मैसेज है कि उनको शायद अपनी जान की तो परवाह नहीं, बट अपने जो इर्द गिर्द जो उनके रिश्तेदार हैं वो उनको भी प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। और आपके चैनल के तवस्सुत से अगर आप इजाज़त दें तो मैं सिंध गवर्नमेंट को कम से कम अपील करना चाहूँगा कि एजुकेशन मिनिस्टर साहब अपने रीओपनिंग ऑफ स्कूल की पॉलिसी को नज़र सानी करें। अगर हम 1 हफ्ता 10 दिन ऑनलाइन पे चले जाएंगे तो इतना डैमेज नहीं होगा, ना कि ये बच्चे जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा जो कि एहतियात नहीं कर सकते, वो इससे इम्पैक्ट होंगे। और अगर इसका इन्फेक्शन रेट इतना तेज़ है जो कि नज़र आ रहा है, तो
तो फिर तो हर हाउस होल्ड इससे इम्पैक्ट होगा, फिर ये हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। आपने सिंध गवर्नमेंट को, तो आपकी मेहरबानी, आपने सिंध गवर्नमेंट आपको उनको भी दे दें, वो जो शादियां कर रहे हैं और 2-2 हज़ार के गैदरिंग्स इंडोर कर रहे हैं एसी वाले हाल में। दूसरा अपील है ये पूरी कौम से, पूरी नेशन से, कि प्लीज़ इस वक्त जिम्मेदारी का सबूत दें। एक पेंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, हमारी ऐसे इकोनॉमिक हालात बहुत बुरे हैं, हम उसमें मज़ीद फ्यूल ना ऐड करें, सब एहतियात करें, अवॉइड करें बड़ी गैदरिंग को, मास्क को पहने और जो SOPs हैं कोविड की उसको फॉलो करें, क्योंकि अगर ये इस वक्त हमारा मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता माशी तौर पे भी फॉर लॉकडाउन और चीज़ें, तो खुदारा ज़रा सेंसिबली एक्ट करें। आप क्या देखते हैं कि सर जो गवर्नमेंट की इस वक्त हमारी ट्रेड की पॉलिसीज़ है वो ठीक चल रही है, तो इंडस्ट्री में क्या लॉकडाउन करना चाहिए? देखिए मैं लॉकडाउन के तो खिलाफ हूँ इंडस्ट्रियल, इसलिए क्योंकि साहब आपकी माशियत, आपकी इकोनॉमी में इतनी दम नहीं है। तो जो आपने स्मार्ट लॉकडाउन किया, जो पॉलिसी पूरी दुनिया ने भी आपकी सराही, आप वैसे तो कर सकते हैं, बट स्मार्ट लॉकडाउन तक जाने की बात ही नौबत क्यों आनी चाहिए? अगर हम अभी से इन्फोर्समेंट को टाइट कर दें, मास्क की बात बिल्कुल सीमी साहिबा सही कह रही थी कि आप देखें शादियों में लोगों ने मास्क ही नहीं पहना, 2-2 हज़ार लोगों की शादी में लोग मास्क नहीं पहन रहे, गले मिल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे। ये हमारे को खुद अपने आप पे ये पाबंदियां डालनी पड़ेंगी, अदरवाइज जिस रेट से ये स्प्रेड कर रहा है तो फिर साहब ये बड़ा आगे जाकर इसका बड़ा कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट आएंगे। और फिर हमें जब बंद करने की बात आएगी तो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, सारे लोग ऐसी तकलीफ में वो फिर आपका दिहाड़ी वाला मजदूर, वो सारी चीज़ें जो है वो इफेक्ट होंगी, और इस वक्त वो ये नहीं देख रहे इन बातों को। सर आप क्या कहते हैं, अरसलान साहब क्या मैसेज देंगे कि किस तरह से ये कोविड की SOP को फॉलो करें? सर कानून को सख्त करें, आपकी वाली बात के जो जाली सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, जो ये वैक्सीनेशन सेंटर्स बने हुए हैं, यहाँ पर ऑफ कोर्स जो है वो पुलिस, सिंध पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करते हैं शहर के अंदर, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। उसको चेक एंड बैलेंस रखें, चाहे वो जिस तरह के वो मार्केट के रेट्स पर चेक एंड बैलेंस होता है। बिल्कुल आप सही बात करें। इसके साथ हमारे आज का प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। अरसलान खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, फजल करीम दादा भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमने हमेशा ये बात की है कि आपकी जान आपके कंट्रोल में है, और आप ये जो फेसबुक और सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के अफवाह वाले मैसेजेस हैं, इन पे ना जाएं। आप ऑथेंटिकेट डॉक्टर से मशवरा करें। गवर्नमेंट पाकिस्तान, सिंध गवर्नमेंट की जो हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके क्यूरीज़ को हल करें, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन करवाएं। आप प्रिकॉशन मेजर्स लें, आप मास्क पहनें, आप सैनिटाइज़र यूज़ करें, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जहाँ भी रहें अपने आप को कोरोना वायरस से बचा के रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।